कल हमने शुरू किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। वेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो थोड़ा पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या हमको। तो ए और बी को ऐड करने पे आपको मिलेगा आर, और ये आर जो है, इस आर को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस आर को हम लोग बोल रहे थे रिजल्टेंट। क्या बोल रहे थे बच्चों, रिजल्टेंट। आर को बोल रहे थे रिजल्टेंट। ये दोनों रियल वेक्टर होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आया जिसको हम लोग रिजल्टेंट बोल रहे हैं, ये आपको हाइपोथेटिकल होगा। कैसा होगा, हाइपोथेटिकल, मतलब काल्पनिक। सचमुच में ये मौजूद होगा, लेकिन इन दोनों को रिप्लेस कौन कर लेगा, आर, ठीक है। और आर अकेला उस काम को करेगा जो काम ये दोनों मिलके करेंगे। क्लियर है। चलो, आर भी एक वेक्टर हो गया, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालने का डिसीजन लिया कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और हमने क्या डिसीजन लिया, आर के डायरेक्शन के लिए, आर का मैग्नीट्यूड और आर का डायरेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि आर भी एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होगा। तो बच्चों, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बहुत सिंपल है। हमने जो लास्ट में आपका जो ऐड करने का तरीका बताया था आपको, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और आर का जो मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। ये फॉर्मूला अपना निकल के पिछले क्लास में आया था, जहां पे आपका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल लॉ भी आपको याद होगा। ट्रायंगल लॉ में क्या मैंने बोला था कि अगर ये तीन वेक्टर हैं तो इन तीनों को अगर ऐड, इन दोनों को ऐड करके ये रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रायंगल बनाना चाहिए। और ट्रायंगल बनाने का रूल मैंने क्या बोला था कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसमें से एक के हेड पे दूसरे का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, ठीक है। और फिर देखो, इसका हेड खाली है और यहाँ पे इसका टेल खाली है, तो इसको अगर हमने ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन गया, आर। तो रिजल्टेंट का हेड देखो एक वेक्टर के हेड के साथ है और रिजल्टेंट का टेल जो है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ है। क्लियर है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि, और साथ ही साथ देखो, अगर मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे आर के डायरेक्शन को लेके और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्लियर है। चलो, तो बच्चों हम लोग अब वेक्टर्स के रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे और उसके मेन डायरेक्शन को लेके। तो कल वाला डायग्राम हम लोग एक बार फिर से बना लें। तो कल अपना जो डायग्राम था, ये था आपका ए, ये आपका बी था, याद होगा आपको। दोनों के बीच में ये एंगल था थीटा, ओके। फिर उसके बाद हमने बी को यहां शिफ्ट कर दिया था, तो बी को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया था। और ए को इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हुआ था बच्चों, ये जो था अपना, ये भी एंगल थीटा हो गया था, और रिजल्टेंट जो आया था वो बीच में था इस तरीके से। दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हमने कल निकाल लिया था, आर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। ये अपना आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होके आ गया था। अब इसमें अगर सबका वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग एकदम आराम से बता सकेंगे कि आर कितना आएगा। ठीक है।
मतलब एक बार फिर से लिख दे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरो भी हटा दो, मॉड भी हटा दो और लिख दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आज हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? तो आज हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आखिर r का डायरेक्शन क्या है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि r आपका इस डायरेक्शन में है ना, r आपका इधर है, इस डायरेक्शन में है। तो आप क्या करो कि ये डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन कैसे पता होगा? तो सीधी सी बात है, r आखिर a के साथ जो एंगल बना रहा है ना, तो मान लो ये एंगल को मान लेते हैं अल्फा। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये दूसरा जो एंगल होगा इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। मतलब r जो है a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और b के साथ क्या बना रहा है? बीटा। तो एक बात और हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगर ये अल्फा का वैल्यू पता चल जाए तो अपने को ये पता चल जाएगा कि r का डायरेक्शन कौन सा है। तो पहले तो एक बात समझो, आज हम लोग काम करने जा रहे हैं किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ r के लिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r के लिए आज हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो कैसे होगा भाई? तो पहले एक काम करो, दोनों का परिचय लिख लो। अल्फा है एंगल बिटवीन r एंड a, r और a के बीच, और बीटा है एंगल बिटवीन r एंड b। समझ गए? अल्फा है एंगल बिटवीन r एंड a और बीटा है एंगल बिटवीन r एंड b। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो हमें ये अल्फा और बीटा निकालना है, दोनों में कोई एक ही निकालेंगे, दूसरा तो ऑटोमेटिकली मान लो अल्फा आ जाएगा तो बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो थीटा माइनस अल्फा, तो बहुत आराम से आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जरा देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो। क्या नाम रखा था इसका हमने? चलो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, नाम अगर आपको याद नहीं भी है तो चलेगा। ये जो आपका ट्रायंगल है ना, ये त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज, इसमें आप लिख सकते हो दो तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। एक तो देखो, एक अच्छा पहले ये देख लो, इसका नाम हमने क्या रखा था? ये बी थीटा एंगल बना रहा था, तो आप याद करो कल हमने बताया हुआ है आपको, ये था हमारा बी कॉस थीटा, है ना, बी का ये बी कॉस थीटा था, और ये कितना था? बी साइन थीटा। जब आप ये देख रहे हो तो कल वाला डायग्राम निकाल लेना, ठीक है ना। चलो अब यहां पे बात करते हैं। तो tan अल्फा, है ना, tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस ये हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो बेस कितना है? तो यहां से यहां तक a, और ये है b cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b cos थीटा। तो इस तरीके से अगर आपको a, b और थीटा सब पता है, a और b क्वेश्चन में दिया हुआ रहता ही है, a और b, तो आप यहां पुट कर दोगे तो tan अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। और अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? तो अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हो आप tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। अब देखो यहां मैंने लिखा है इनवर्स, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आ गई होगी कि ये इनवर्स क्या हुआ, तो उनको मैं समझा दूं। इसको ना इनवर्स बोलते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। जैसे देखो, इसको एग्जांपल पे हम बताते हैं। मान लो साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/2, जानते हो। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन को उधर भेज दोगे तो साइन नीचे में जाएगा, उसी को हम लोग ऊपर करके ऐसे लिखेंगे,
साइन का पावर -1, और ये जो हाफ है इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, तो ये कहलाएगा साइन इनवर्स 1/2। अगर साइन को इधर ले आओगे तो ये साइन 30 हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चे, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जैसे cos 60 डिग्री, तो cos 60 का कितना वैल्यू होता है 1/2, cos 60 भी 1/2 होता है। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2। ठीक है, जैसे tan 45 इक्वल्स टू 1, तो 45 डिग्री इक्वल्स टू, तो tan इनवर्स, आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 1। आई बात समझ में? तो ये भी एंगल लिखने का एक तरीका है। तो जैसे हमने देखो यहां पे लिखा tan अल्फा इक्वल टू दिस होल थिंग, तो सिर्फ अल्फा अगर यहां रखोगे तो tan उधर जाके इनवर्स में हो जाएगा, और इस पूरे को क्या कर दो ब्रैकेट में। समझे बात को? तो इसको कहीं अपना रफ कॉपी पे लिख लो, मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है ना, ये आप कहीं लिख लो, जल्दी से लिख लो उधर वाले को। चलो, आपने लिख लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब यहां एक बात समझो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। एक चीज समझना कि ये जो फॉर्मूला आया ना, ये tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ये बुकिश फॉर्मूला है, बुक में यही मिलेगा आपको। लेकिन मेरा आपसे एक दूसरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कि इससे ज्यादा आसान एक दूसरा फॉर्मूला जो मैं भी आपको बताऊंगा, जो इससे भी इजी है और जिसका यूज करना ज्यादा आसान है। तो कहोगे वो क्या फॉर्मूला होगा? तो बहुत सिंपल है। देखो, अपने को r तो मिल ही चुका है, यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मिल ही चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसी ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में तुमने यहां पे tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया है, तो tan अल्फा की जगह मैं कुछ और करने जा रहा हूं। मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां इस ट्रायंगल में tan अल्फा की जगह साइन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो साइन अल्फा अगर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है b साइन थीटा। ये ज्यादा आसान फॉर्मूला है, b साइन थीटा। और उसके बाद ये हो गया आपका r, कर्म ये हो गया। साइन जो होता है दिस अपॉन दिस, तो b साइन थीटा अपॉन r। देखो ये कितना छोटा फॉर्मूला आया कैलकुलेट होके, कितना आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको ना इसमें एक उल्टा चीज आपको दिख रहा होगा। ये यहां पे संयोग है कि जब तुमने साइन अल्फा, तो अल्फा किसके साथ एंगल है, देखो अल्फा है एंगल बिटवीन r और a, अल्फा एंगल है r और a के बीच। लेकिन फॉर्मूला में जब यूज करना आया तो यहां देखो b आ गया, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो साइन अल्फा, जहां अल्फा है r और a के बीच का एंगल, इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। जहां थीटा क्या है बच्चों, तो थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा है a और b के बीच का एंगल, जबकि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, r और a के बीच का। क्लियर है? और एक बार जब अल्फा आ जाएगा तो हम लोग बीटा भी निकाल सकते हैं ऐसे, और अगर आप करके देखेंगे तो एकदम आराम से कैलकुलेट होके आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं साइन बीटा, ठीक है ना, साइन बीटा इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जैसे साइन बीटा इसके साथ एंगल बनना, किसके साथ, b के साथ, तो वो हो जाएगा आपका a अपॉन r। देखो अल्फा जब था, अल्फा किसके बीच एंगल था, r और a के बीच, तो r और a के बीच एंगल अल्फा था, तो यहां b आया। और बीटा किसके बीच का एंगल है, r और b के बीच, तो यहां कौन आया, ठीक उल्टा वाला a आया, इनटू बाकी चीज तो वही रह जाएगा। इसको भी आराम से यहां से प्रूव कर लिया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप याद रखें। तो बच्चों इस तरीके से ये बुकिश फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए। साइन अल्फा इक्वल टू b बाई आर इंटू साइन थीटा, साइन बीटा इक्वल टू a बाई आर साइन थीटा। क्लियर है? चलो
अब देखो एक काम करते हैं बच्चों, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, है ना, साइन अल्फा बटे साइन बीटा डिवाइड कर दो, तो दिस अपॉन दिस, तो इधर भी डिवीजन करोगे तो साइन थीटा कैंसिल, नीचे वाला दोनों का आर भी कैंसिल, तो इधर क्या आ गया, b अपॉन ए। क्लियर है ना बच्चों, तो b अपॉन ए। तो यहां एक बात देखो, इधर ऊपर अल्फा है तो नीचे a है, इधर नीचे बीटा है तो ऊपर क्या है, b है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि साइन अल्फा इंटू ए, है ना, इज इक्वल टू, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू बी। मतलब देखो क्या हुआ, वेक्टर ए के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा, तो ए का मैग्नीट्यूड गुने उसके एंगल का साइन बराबर होगा दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड गुने उसके एंगल का साइन के, यानी साइन बीटा के। अब इस पे भी और बात करते हैं, पहले इसको लिख लो आप। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखो यहां पे, तो अभी हमारा क्या कैलकुलेट हो गया था, साइन अल्फा इंटू ए इक्वल्स टू साइन बीटा इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। तो अगर यहां पे देखो, अगर आपका a ग्रेटर हुआ b से, मान लो a ग्रेटर है किससे, b से, तो ऑटोमेटिकली साइन अल्फा को छोटा होना पड़ेगा साइन बीटा से। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ये दो पार्टनर का प्रोडक्ट इन दोनों पार्टनर के इक्वल है, तो अगर एक पार्टनर उसके दूसरे पार्टनर से बड़ा होगा तो इसका दूसरा पार्टनर को छोटा होना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बड़ा गुने बड़ा इक्वल टू छोटा इंटू छोटा तो हो नहीं सकता है, यही होगा ना, बड़ा गुने छोटा इक्वल टू बड़ा गुने छोटा। तो याद रखेंगे, अगर a बड़ा है b से तो साइन अल्फा छोटा होगा साइन बीटा से, साइन अगर हटा दें तो हम बोल सकते हैं अल्फा छोटा होगा बीटा से। क्लियर है। और ठीक इसका उल्टा, अगर a छोटा होगा, इफ a लेस देन b, तो उस केस में बच्चों अगर a छोटा हुआ तो इसका ये पार्टनर बड़ा होगा, यानी साइन अल्फा ग्रेटर होगा साइन बीटा से, मतलब साइन साइन हटा दो तो अल्फा बड़ा होगा बीटा से। क्लियर। अब इसका मतलब तुमको पिक्चर में भी समझाते हैं। मान लो कि ये आपका वेक्टर a है, ठीक है, और ये वेक्टर b है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अभी बीच में आया था जिसका नाम क्या था, r। ये a है, ये b है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आया था, बीच में आया था, और ये a के साथ कितना एंगल बना रहा था, तो बच्चों ये a के साथ एंगल जो बना रहा था, a के साथ ये एंगल बना रहा था अल्फा, और b के साथ कितना बना रहा था, बीटा। तो मेरा क्या करना है कि अगर a बड़ा हुआ, अगर ये बड़ा है तो इसका एंगल छोटा होगा, अल्फा छोटा होगा, तो इसका मतलब a बड़ा होगा तो रिजल्टेंट a के तरफ झुका हुआ होगा, a के तरफ झुकेगा तब ना अल्फा छोटा हो जाएगा भाई। और अगर b बड़ा हुआ, ठीक है ना, अगर b बड़ा हुआ तो ये b के तरफ झुक जाएगा, तो b के तरफ झुकेगा तो बीटा आपका छोटा हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि जो फैक्टर्स को कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने का एक आसान तरीका बताते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये रिजल्टेंट उसकी ओर झुका हुआ रहेगा, तो निश्चित तौर पे उसके साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, छोटा। a बड़ा है तो a के साथ एंगल बनने वाला छोटा, b बड़ा है तो b के साथ एंगल बनने वाला छोटा। और अगर एक तीसरा केस भी इसमें हो सकता है, अगर मान लो इफ अल्फा, सॉरी, अगर ऐसा हो जाए बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि a इक्वल्स टू b हो, है ना, ऐसा हो जाए कि a इक्वल्स टू b हो, तो a और b अगर बराबर हो गया तो ऑटोमेटिकली उस केस में अगर a और b बराबर हो गया तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन बीटा, साइन साइन हटा दोगे तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा। आ रही है बात समझ में। तो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हुआ,
अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो रिजल्टेंट है, मान लो ये B है और ये कौन है A, तो रिजल्टेंट आएगा ठीक बीच से जाएगा, ठीक बीच से जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे ये अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गया बराबर। अब दोनों मिलके क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, और अल्फा बीटा बराबर है तो 2 अल्फा इक्वल टू थीटा, तो अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 जो कि बीटा भी होगा। तो कहने का मतलब है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके ठीक बीच में से पास करेगा, एंगल को दो पार्ट में बांटते हुए थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। क्लियर है? तो चलो जल्दी से इसको लिखो और फिर मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। फटाफट इसको लिख लो। लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल करके देखते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल वीडियो पॉज करके लिखा करो, ठीक है ना? तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि उस कैसे सॉल्व होगा। अब जैसे देखो, मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू फोर्स F1 and F2 are acting on the body, acting on the body, ठीक है? At an angle at an angle 60 degree. If the magnitude of F1 and F2 magnitude of F1 and F2 are 6 Newton and 8 Newton, then find magnitude of resultant force and also find its angle with 6 न्यूटन फोर्स। ध्यान दो बच्चों, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं आपको और फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। एकदम आसान है, जानबूझ के दिया गया है ताकि आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि दो फोर्स है F1 और F2 एंड आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। दो फोर्स है F1 और F2, एक्टिंग माने लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है, एक्टिंग का मतलब लग रहा है। ऑन द बॉडी, एक बॉडी पे ये दोनों फोर्स लग रहा है। कितने एंगल पे? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2 आर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, अगर मान लो उन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना कितना है? 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जो वहां पे रिजल्टेंट होगा, जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट समझते हो ना, जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बताओ। और साथ ही साथ देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड, और भी प्राप्त कीजिए, इट्स एंगल विथ 6 न्यूटन फोर्स। और क्या पता कीजिए? 6 न्यूटन वाले फोर्स के साथ इसका एंगल। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम लो और इसको सॉल्व करो।
कर लिया आपने? चलो लिख लिया आपने क्वेश्चन? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करने का ट्राई करो। तो देखो 6 और 8 है और 60 है और 6 के साथ आपका एंगल निकालना है। कितना आराम से भी कैलकुलेट हो जाएगा। आप सिर्फ फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। बहुत इजी है बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक फोर्स लेंगे F1 मान लो, और ये दूसरा फोर्स हो गया F2। ठीक, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया आपका 60 डिग्री। किससे किसके बीच का? F1 और F2 के बीच का। तो रिजल्टेंट तो बीच में ही कहीं जाएगा भाई। रिजल्टेंट ये रहा बीच में। F1 की वैल्यू कितनी होगी? दी गई है 6 न्यूटन, और F2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 8 न्यूटन। तो आपको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ ही साथ इसके साथ ये एंगल भी निकालना है, अल्फा भी। क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है आपको थीटा कितना? 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? F1 का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो सिंपल सी बात है, R इक्वल्स टू आप लिख सकते हो F1 प्लस F2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि R का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ये लिख दिया हमने। F1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो F1 कितना है आपका? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 इंटू 8, और कॉस थीटा 60 डिग्री है ना, तो कॉस थीटा कितना हो गया? 1/2। कॉस 60 कितना होता है बच्चों? 1/2। तो हमने लिख दिया वहां 1/2। अब देखो यहां से कितना आ गया? ये हो गया 36, 64, और ये 2 कट गया तो 48। तो बच्चों ये अंदर में ऐड होके आ गया 148। और 148 करीब करीब कितना हो गया? तो 148 को आप लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप तो या तो ऐसे ही लिख दो या लिख सकते हो लगभग कितना आया? 12 न्यूटन, है ना, 12 पॉइंट समथिंग। अब ये आ गया आपका, तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये एंगल अल्फा भी निकालना है। तो अभी फॉर्मूला बताया था तुम्हें, साइन अल्फा। तो देखो किसके साथ एंगल निकालने जा रहे हो? F1। तो फॉर्मूला में F1 नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? F2। जैसे A के साथ एंगल लिख रहे थे तो क्या लिखा जा रहा था? B। तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई R इंटू साइन थीटा। याद है कुछ देर पहले हम लोग लिखे? तो F2 कितना है आपका? तो F2 है 8, यहां पे 8 लिख दो। R को कितना लिखोगे? 12 लिख दो, लगभग है 12। और साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। ऐसे साइन दे ना, ऐसे वे भी साइन दे तो उसका मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है। अब ये 60 डिग्री, तो साइन 60 लिखो यहां पे। तो तुम्हें पता है 4 से ये कट गया 2 बार में, ये 3 बार में, और साइन 60 होता है √3/2। ओके, कितना होता है? √3/2। अब यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 से कटा, और √3 से ये 3 कटेगा तो कितना? 1/√3। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 का वैल्यू साइन अल्फा तो अपने को पता नहीं है। तो ऐसे आंसर को कैसे लिखते हैं बच्चों? कुछ देर पहले जो तुमको मैंने सिखाया, तो लिख दो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से देखो, ये आपका वैल्यू निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो देखो कैसे कैसे आराम से हम लोग यूज कर लिए। तो फटाफट लिखो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
जल्दी से लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग इसको सीखते चले जाएंगे। ठीक है, लिख लिया आपने? चलो लिख लिया, वीडियो पॉज करो, लिख लो, और जिन्होंने सॉल्व किया वो मिला लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा आसान देते हैं, 2-3 करने के बाद हम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, फिर इसके बाद इसमें और भी कुछ खास बातें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, a body is moving 6 meter along x-axis. A body is moved 6 meter along x-axis. Then it takes left turn at 90 degree and move 8 meter. Find the net displacement of the particle. Also calculate angle of net displacement from x-axis. दोस्तों अब देखो, ये थोड़ा सा हमने टफ किया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन हम लोग से सॉल्व हो जाएगा। अब इस पूरी कहानी को पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, और ये देखो पूरी कहानी बहुत मुश्किल नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बॉडी इज मूव्ड, एक बॉडी चला है 6 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 6 मीटर, ठीक। देन इट टेक्स लेफ्ट टर्न, तो ये लेफ्ट टर्न लिया एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ये एक लेफ्ट टर्न लिया और मूव किया कितना, 8 मीटर, 8 मीटर और चला। तो कहता है नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, यानी उस बॉडी का या पार्टिकल जो भी बोल लो, जो चीज फिजिक्स में हम लोग चलाते हैं उसको बॉडी पार्टिकल कुछ भी बोल सकते हैं, वो कितना हुआ। और साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता करना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा होगा, किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने से आपको पता चलेगा कि क्या मामला क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया है, अब चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहले हम लोग छोटा और आसान करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट सीख सके, है ना, कि ये नेट क्या हुआ, रिजल्टेंट कब कब निकालना पड़ता है। तो इन्हीं चीजों को तो सीखना है हम लोग को बच्चों। इसको अगर सीख लोगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया डायग्राम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, किससे, डेल्टा आर से। मान लो डेल्टा आर का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पहले देखो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पहले ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला, ठीक। ये तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, देखो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको बोल दो डेल्टा R1, क्लियर।
तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जो कि पहले चला। फिर यहां से ये मुड़ा, तो लेफ्ट, देखो कोई भी आदमी ऐसे चलेगा तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो किधर मुड़ा? लेफ्ट की ओर। अब मुड़ा कितने एंगल पे? तो 90 डिग्री पे, और ये मुड़ गया आपका, ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट चला, इसको बोल दो डेल्टा R2। तो देखो टेल हो गया, हेड हो गया, ये पहला डिस्प्लेसमेंट, टेल हो गया, हेड हो गया। तो कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे ही नेट वर्ड कभी भी फिजिक्स में लिखा हुआ आए तो समझ जाओ कि हमको नेट का मतलब दोनों को ऐड करना है। तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डेल्टा आर मान लो, डेल्टा आर जो है हमारा क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो डेल्टा R1 वेक्टर अब प्लस डेल्टा R2 वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखो टेल हेड, ये तो पहले से ही आपका अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कहीं शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। टेल हेड, तो सीधी सी बात है, आप ये बना दो, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट इसी को बोल सकते हो, चाहो तो तुम आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हमको बस यही तो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हम लोग चाहें तो इसको ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है ऑलरेडी, और नहीं तो फॉर्मूला तो है ही। पहली बात सुनो, डेल्टा R1 वेक्टर और डेल्टा R2 वेक्टर के बीच एंगल कितना? तो बहुत आराम से देख सकते हो कि इसको अगर आगे शिफ्ट करोगे और दोनों के टेल को एक जगह लाओगे तो ये एंगल तुम देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली डेल्टा R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट डेल्टा R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 का स्क्वायर टू डेल्टा R1 इंटू डेल्टा R2 इंटू कॉस 90। आ रही है बात समझ में? और यहां से देखो ये cos 90 आपका क्या दे देगा? 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0, आप जानते हो। तो ये पूरा खत्म हो गया, ये 0 हो गया। तो ऑटोमेटिकली डेल्टा R इक्वल्स टू डेल्टा R1। तो डेल्टा R1 क्या है? कितना है? तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 मीटर, और डेल्टा R2 कितना है? 8 मीटर। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहां 6 का स्क्वायर करोगे और यहां 8 का स्क्वायर करोगे, तो देखो कितना आसान हो गया। और ये cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? अंडर रूट 36 प्लस 64, तो ये हो गया अंडर रूट 100, और ये आपका आ गया 10 मीटर। आई बात समझ में? तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया? 10 मीटर। लेकिन उसने ये भी पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट का एंगल बताओ। किसके साथ? तो एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये एंगल भी बताना है। तो इस एंगल को अल्फा मान लो। क्या मान लोगे? अल्फा। तो अल्फा मान लोगे तो फॉर्मूला तो बताया तुमको मैंने, साइन अल्फा। तो एंगल किसके साथ बना रहे हो? डेल्टा R1 के साथ। तो जिसके साथ एंगल बना रहे हो वो नहीं लिखना है, दूसरा वाला। तो दूसरा वेक्टर बी का काम कौन कर रहा है? डेल्टा R2। तो लिखेंगे डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट डेल्टा R इनटू साइन थीटा, जो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब फिर से मैं वही बोलूंगा, जो बच्चा नया ज्वाइन करता है वो शुरू के बेसिक लेक्चर से देखेगा। डेल्टा को हम लोग क्या बोलते थे वो जाके लेक्चर में देखेगा, तब उसको अच्छे से समझ में आएगा। जिसको भी डेल्टा में कंफ्यूजन है वो बेसिक मैथमेटिक्स से सारा लेक्चर देखो। चलो डेल्टा R2 कितना है? तो डेल्टा R2 है 8, डेल्टा R कितना निकल के आया? 10, और साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 8/10, और 8 का यहां क्या हो गया? 4, और 10 का हो गया 5। तो ऑटोमेटिकली साइन अल्फा आ गया 4/5। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री याद है?
यहां इनवर्स लिखने का जरूरत नहीं है। अगर ट्रिगोनोमेट्री में याद होगा तो मैंने बताया था कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 4/5 हो तो इसका मतलब वो 53 डिग्री होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 53 डिग्री। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट ने जो है वो एंगल बनाया 10 मीटर और एंगल जो बन रहा है यहां पे कितना बन रहा है? 53 डिग्री। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टफ है लेकिन हम लोग कर लेंगे। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is also an unit vector, then find the angle between vectors। अब देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल ही लग रहा है, क्वेश्चन कहीं से टफ ये है नहीं, लेकिन तब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे। पहले तो आप सॉल्व करो, एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूं। देखो मान लो दो यूनिट वेक्टर है u1 एंड u2। यूनिट वेक्टर समझते हो ना, मैग्नीट्यूड 1। उन दोनों को ऐड किए तो एक रिजल्टेंट मिलेगा। जैसे बाकी वेक्टर्स को जोड़ने से रिजल्टेंट मिलता है, वैसे ही यूनिट वेक्टर को भी ऐड करने से क्या मिलेगा आपको? रिजल्टेंट। और संयोग ये है कि जो रिजल्टेंट मिला वो भी एक यूनिट वेक्टर ही मिला। तो आपको कह रहा है कि दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। क्लियर है? तो आप वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का समय लो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब मैं इसको बताता हूं। देखो एक यूनिट वेक्टर आपका u1 है, तो यूनिट वेक्टर पे तो हम लोग कैप लगाते हैं। और ये रहा दूसरा यूनिट वेक्टर u2, इस पे भी हमने कैप लगा दिया। और इन दोनों का एडिशन जो है वो क्या है? r कैप। तो यूनिट वेक्टर 1 यूनिट वेक्टर 2 दोनों को ऐड किए तो क्या मिल गया हमें? एक यूनिट वेक्टर, और उसके ऊपर भी हमने लगा दिया कैप। ऐसा क्यों किया हमने? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, एक बात तो क्लियर हो गया कि ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, तो u1 का भी मैग्नीट्यूड 1, u2 का भी मैग्नीट्यूड 1 और r का मैग्नीट्यूड भी 1। देखो कितना अजीब है, 1 1 को ऐड करने पे भी 1 आएगा। कैसे आएगा? तो तुम अब तो समझ गए हो, वेक्टर है ये। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले सपोज एंगल बिटवीन the two unit vectors is theta। मान लो कि u1 और u2 के बीच का एंगल है थीटा, और अपने को यही थीटा क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल हो गया बच्चों। तो r कैप इज इक्वल टू अंडर रूट u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर 2u1 इंटू u2 इंटू कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है आपका? 1, तो लिख दिया 1। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में? ये 1 1 क्यों हुआ? क्योंकि दीज आर यूनिट वेक्टर्स। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये हो गया 1, ये 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। और इधर क्या हो गया? प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर? अब 2 को इधर भेज दो तो ऑटोमेटिकली 2 cos थीटा
इक्वल्स टू 1 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1, इसलिए आपका यहां पे क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, हेंस cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। आ रही है बात समझ में? और तुम्हें पता है कि cos थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो मैंने टेबल लिखवाया है, कृपया उस लेक्चर को देखें और अच्छे से एंगल का वैल्यू सब याद करें, तभी फायदा होगा आपको। तो cos थीटा -1/2 का मतलब हो गया कि थीटा जो है 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि निश्चित तौर पे एक यूनिट वेक्टर u1 ऐसे होगा, u2 वैसे होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में r होगा, और r भी क्या होगा, आपका एक यूनिट वेक्टर ही होगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना निकल के आया, 120 डिग्री। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स के एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी का मतलब क्या उसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टी के साथ साथ गुण भी हो गया और उसका एप्लीकेशन भी हो गया कि कहां कहां यूज होगा। तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, तो हम लोग देखते चले जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखो, आप उन्हीं दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो जिनका नेचर क्या हो, सेम। जैसे फोर्स वेक्टर को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हो, फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते। समझ गए ना? ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं, ये अलजेब्रा में भी फॉलो होता है और यहां भी फॉलो होता है। तो वी कैन ओनली ऐड वेक्टर्स टुगेदर having same nature। तो बच्चों हम लोग उसी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं जिनका नेचर क्या होता है, सेम। जो सेम नेचर के होते हैं हम लोग सिर्फ उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा, अब ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझो। इफ a प्लस बी, ध्यान से सुनना, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू r, मान लो a और b को जोड़ के आपको क्या मिल गया, r, then a comma b and r must be, ध्यान से सुनो, must be coplanar vectors। It means, इसका क्या मतलब हुआ, it means they will be in same plane। ध्यान दो बच्चों, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू r है, अगर दो वेक्टर को साथ आपने ऐड किया और रिजल्टेंट में क्या मिला, r, तो ये बात की फुल गारंटी है कि a b r जो है मस्ट बी कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। मतलब वो सेम प्लेन को शेयर करेंगे, वो सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तभी उनका नाम क्या पड़ गया, कोप्लेनर। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताता हूं आपको। पहले ये समझ गए आप, इसको लिख लीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिखिए, क्योंकि हमने यहां बताया कि a प्लस बी इक्वल्स टू r, तो इसका मतलब ये हो गया कि a b और r जो होगा वो कैसा वेक्टर होगा बच्चों, कोप्लेनर। इस बात की फुल गारंटी है। ठीक है, अब चलो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ऐसा हुआ कैसे। लिख लिया आपने? चलो देखते हैं।
इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो आप यहां पे मान लो एक वेक्टर ए है, ठीक है ना। इसमें एक दो चीज और मैं बता दूंगा आपको। एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी। अब ये दोनों को बोर्ड वाले प्लेन पे ही बनाए हैं, अभी बोर्ड पे ही ये बना हुआ है और ये बोर्ड एक प्लेन है। प्लेन आपको पता है ना, प्लेन क्या होता है, जो 2 डायमेंशनल होता है जिसमें लेंथ और विड्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन। तो देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, और ये दोनों क्या है, इसी प्लेन में। तो अब इसका अगर ट्रायंगल बनाओगे तो बी को शिफ्ट करके ए के हेड पे लाओगे। अब तुम खुद सोचो, अब तो तुम्हारी मजबूरी है कि ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए उसकी तीसरी भुजा जो होगी, उसका जो थर्ड साइड होगा, उसको तुम बोर्ड पे ही बनाओगे। क्योंकि बोर्ड के अलावा कहीं और बनाओगे तो क्या वो ट्रायंगल बन पाएगा? हर हालत में इसको कहां होना पड़ेगा, बोर्ड पे। तो एक ट्रायंगल को रखने के लिए, एक ट्रायंगल जब भी बनेगा तो उसके तीनों साइड सेम प्लेन में होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ए और बी आपका ये बोर्ड वाले प्लेन में है, इस बोर्ड वाले प्लेन का मान लो नाम रख दिए एक्स वाई प्लेन। प्लेन का नाम रखने का तरीका भी मैंने तुमको बताया था कि एक्सिस के ऊपर नाम होता है। मान लो इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बोर्ड वाला प्लेन है जिसमें ये आपका आर यहां पे होगा। तो आप खुद देखो कि ए बी और आर आपका क्या है, कोप्लेनर। ये हमेशा होगा। जैसे इधर भी मान लो ये वेक्टर P है, अब ये वेक्टर Q है ना। अब इन दोनों को मान लो हमको ऐड करवाना है, तो ऐड करवाना तो फिर ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बनाना होगा तो Q को शिफ्ट करो। तो Q को आपने अगर शिफ्ट कर दिया ऐसे, तब जाके आप देखो टेल हेड। अब ये रिजल्टेंट बन गया, टेल टू टेल, हेड टू हेड। ये जो रिजल्टेंट आपका बन गया तो ट्रायंगल बन गया। लेकिन फिर देखो ये सब एक ही बोर्ड में, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों ये कोप्लेनर वाली बात यहां पे लग हो गई। एक और पॉइंट है जिसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आपको एक समझाता हूं, अपने आंसर को चेक करने में आपको बहुत मदद करेगा। तुम देखो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में ही कहीं आया, ठीक बीचों बीच में नहीं, कहीं भी बीच में आ सकता है। यहां भी देखो P इधर है, Q इधर है, तो बीच में ही कहीं आया। तो एक बात की फुल गारंटी है कि कल को अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, मान लो F2 इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट किसी भी स्थिति में इसका इधर नहीं हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। गारंटी है कि जहां पे वो दोनों वेक्टर का टेल मिला हुआ है उसके बीच में से ही कहीं रिजल्टेंट होगा। कहोगे कैसे? तो बहुत सीधी सी बात है, जब इसको शिफ्ट करोगे, F2 को शिफ्ट करके इसके हेड पे जाके रखोगे, तो मान लो F2 को तुमने यहां रखा, क्योंकि यहां टेल लगा हुआ है ना F1 F2 का, तो F2 को शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट बनेगा तो बीच में ही कहीं बनेगा ना भाई। तो इसलिए आप एक बात याद रखना कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में ही कहीं आता है जहां उसका टेल ज्वाइन किया हुआ है। और ये कॉमन सेंस भी लगाओ तुम, कॉमन सेंस। रिजल्टेंट मतलब क्या, नेट फोर्स। अगर मान लो तुम इधर खींचे, कोई इधर खींचा, तो बॉडी क्या इधर चला जाएगा? बॉडी किधर जाएगा? बॉडी तो बीच में ही कहीं जाएगा। वो डिपेंड करता है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ठीक बीचों बीच जाएगा, ये ज्यादा बड़ा होगा तो इसके तरफ रिजल्टेंट झुका होगा, जो मैंने पहले आपको बता दिया। ये कोप्लेनर वाली बात के साथ आप ये याद भी रखना, प्रॉब्लम बनाने में नेक्स्ट क्लास में बहुत मदद करेगा आपको, कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो जब दोनों वेक्टर का टेल जुड़ा होता है उसके बीच में से ही कहीं से आता है। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल इसकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारी चीजें करेंगे और हो सकता है कल ही मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी शुरू कर दूंगा। तो लेक्चर को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए, लेक्चर को जमा मत होने दीजिए, नहीं तो फिर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके।